स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बंगाल का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्योंकि देखिए यहाँ से बहुत सारी दिशा और दशा दोनों बदलती है। जो हमारा नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था, वो बहुत ज़्यादा यहाँ से बदल गया। क्योंकि इसके जो परिणाम आए वो थोड़े अलग तरीके से आए बंगाल के विभाजन के बाद। तो आइए इसमें हम लोग देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी और मुख्य कॉज क्या थे, वास्तविक रीजंस क्या थे इसके पार्टीशन के, अंग्रेजों ने क्या कहा, लेकिन उनके पीछे उनकी मंशा क्या थी। फिर फाइनली देखेंगे हम लोग इसका परिणाम क्या रहा। तो ये देखते हैं पृष्ठभूमि, बंगाल का विभाजन। तो देखिए बंगाल क्या था, पहले काफी बड़ा था। काफी बड़े से मतलब ये है कि फिलहाल का जो बंगाल है वो पश्चिम बंगाल जो भारत में है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को मिलाकर, और ये क्या था, बंगाल। इसका मतलब इस बंगाल को ही दो पार्ट में था। और पश्चिम बंगाल में क्या क्या था, पश्चिम बंगाल में फिलहाल का ही पश्चिम बंगाल प्लस बिहार प्लस उड़ीसा, ये दोनों। और पूर्वी बंगाल जो वर्तमान का जो बांग्लादेश है, जैसे उसमें ढाका, चटगांव, राजशाही, यह सब सारी चीजें थी। इसका मतलब जो पूरा का बंगाल था, पूरा बंगाल था, वो वर्तमान में क्या क्या चीजें थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और फिलहाल का जो बांग्लादेश है, ये सब सारी चीजें किसमें थी, बंगाल में। ये था बहुत बड़ा। अब अंग्रेजों ने एक चीज देखी कि इसके पीछे देखिए इसके कारण क्या थे। अब इसी को इन्होंने बांटा इस 1905 के बंगाल के विभाजन में, लेकिन उसके पीछे के कारण जरा देखिए कि वास्तविक उसके पीछे कारण क्या थे। इन्होंने क्या किया कि 3 दिसंबर 1903 को एक प्रस्ताव रखा कि हम लोग बंगाल का विभाजन करेंगे तीन में। अभी विभाजन किया नहीं है, लेकिन प्रस्ताव पहले रख रहे हैं ताकि लोगों का मूड पता चले क्या है। इन लोगों ने 3 दिसंबर 1903 को यह प्रस्ताव रखा कि हम लोग चाहते हैं कि बंगाल का विभाजन करें। ऐसी मंशा उन लोगों ने जाहिर की। क्योंकि उसके पीछे जरा कारण समझिए। मान लीजिए ये बंगाल है, बंगाल आपको पता है यह ब्रिटिश शासन का केंद्र हुआ करता था। ब्रिटिश शासन का केंद्र, इसका मतलब जो वायसराय वगैरह थे वो यहीं बैठते थे। अब जहां पर वायसराय हो और पूरी ब्रिटेन ब्रिटेन की एक तरह से उनको चलाने, भारत को चलाने वाले ब्रिटेन की सारी पावर यदि बंगाल में हो, तो जाहिर सी बात है वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी रहेगी, अच्छी। तो वहां की शिक्षा व्यवस्था उत्तम थी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी थी। फिर शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ अब मान लीजिए जब यहाँ पर ऐसे लोग रहेंगे तो वहां पर संचार और यातायात की व्यवस्था अच्छी थी, संचार की व्यवस्था अच्छी थी। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पर जो अंग्रेजों की, अब मान लीजिए वहां पे उनके भी तो बच्चे रहते थे, उनको पढ़ाने के लिए भी तो उन्होंने अच्छे इंस्टीट्यूट खोले। इसके वजह से वहां पर जब शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हुई तो एक शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ। किसका, शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास, शिक्षित मध्यम वर्ग का विकास हुआ। इससे क्या हुआ, शिक्षित मध्यम वर्ग के विकास ने एक तरह से उनको पढ़ा लिखा कर इस तरह से तैयार कर दिया, एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो अंग्रेजों के शोषणकारी चरित्र को ठीक ठाक से पहचान पा रहा था। अब जब पहचान लिया कि ये लोग तो हमारे ही देश का शोषण कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जो रिसोर्सेस हैं उनको ले जाकर बाहर लेकर बाहर जा रहे हैं, हमारे देश के जो रिसोर्सेस हैं इनको ये बाहर भेज रहे हैं, ये लोग केवल अपना हित साध रहे हैं, इनके वजह से हमारे हस्तशिल्प उद्योग चौपट हो गए, इनके वजह से भारत और गरीब बनता जा रहा है। तो इन सब चीजों की पहचान इनको हो गई। अब इसका कारण क्या हुआ कि वहां पर सामाजिक सामाजिक
धार्मिक सुधार आंदोलन चलने लगे। सुधार आंदोलन चलने लगे और साथ ही साथ कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी चलने लगे। आंदोलन या गतिविधियां कह लीजिए चलने लगे। अब ये सब सारी चीजें बंगाल में होने लगी। उन्होंने ही व्यवस्था वहां पे बढ़िया किया, जिसका फायदा उठाकर भारतीयों ने, जब उनको समझ में आ गया कि ये लोग, इन लोग का जो चरित्र है वो शोषणकारी है, तो भारतीयों ने क्या किया, फिर उनका जब सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ तो ये बातें जन जन तक पहुंचाने लगे और अंग्रेजों के विरुद्ध एक आक्रोश फैलने लगा धीरे धीरे। अब अंग्रेजों को लगा कि अगर ये एकजुट रहेंगे तो ये कुछ न कुछ हमारे शासन के विरुद्ध कर सकते हैं, क्योंकि 1857 में उन लोगों ने देख लिया कि धीरे धीरे एकजुट होकर कहीं ना कहीं लोग करने लगे उनके खिलाफ विरोध। तो यहां पर अब उनको इन सब चीजों का डर होने लगा था। अब उन लोगों ने सोचा कि बंगाल इतना बड़ा है, इतने सारे क्षेत्र हैं, क्यों नहीं इसको बांट दिया जाए। तो उन लोगों ने क्या कहा, कहा कि देखिए, हम बंगाल का जो 3 दिसंबर को इन लोगों ने घोषणा किया था कि 1903 को कि हम इसका विभाजन कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है और बड़े होने के कारण हम इसको प्रशासनिक तौर पर बहुत असुविधा हो रही है हैंडल करने के लिए, इसलिए हम एक अलग प्रांत बना रहे हैं। इसी बंगाल के 2 प्रांत कर देंगे, एक होगा पश्चिम बंगाल, दूसरा होगा पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल जो अभी हमारे पास है, लेकिन उस पश्चिम बंगाल के भी कई हिस्से हो गए, जैसे उड़ीसा हो गया, जैसे बिहार अलग हो गया, लेकिन पहले एक में इन लोगों ने कर दिया और बाकी इस पूर्वी बंगाल को एक में कर दिया। उन लोगों ने ये कहा। अभी भी देखिए, ये कहीं ना कहीं एक चीज ये जस्टिफाई तो कर रहे थे लॉजिकली, अगर कोई सोचे तो लग तो रहा था कि नहीं भाई, हो सकता है प्रशासनिक स्तर पर दिक्कत होती होगी। भाई मान लीजिए, ऐसे समझिए कि कोई एक बड़ा स्टेट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप यूपी ले लीजिए। मान लीजिए ये यूपी है, ठीक, ये यूपी मान लीजिए। अब यूपी में अगर केवल अगर अगर यहाँ की राजधानी अगर मान लीजिए यहाँ रहती और किसी व्यक्ति को अपने राजधानी में कोई कार्य पड़ जाता, तो यहाँ से इधर उसको लंबा दूरी तय करना पड़ता, असुविधा होती। जैसे मान लीजिए यूपी में ही पहले उत्तराखंड भी था। उत्तराखंड पहाड़ में लोग, चमोली वगैरह डिस्ट्रिक्ट सब कुछ उत्तर प्रदेश में ही थे। बाद में उत्तराखंड हुआ ना, तो यहाँ के, अब वहां से लोग अपना कार्य करवाने सोचिए लखनऊ आया करते थे, तो प्रशासनिक तौर पर भी असुविधा होती थी, यहाँ के अधिकारियों को भी वहां पे जाने में दिक्कत होता था और वहां के लोगों को भी अपने कार्य करवाने में दिक्कत तो होती थी। तो क्या हुआ, प्रशासनिक असुविधा की वजह से और उसको बांट दिया गया कि भाई अगर वहां का प्रशासन रहेगा, अब मान लीजिए इसको अगर हम लोग उत्तराखंड अगर कर देते हैं, तो यहाँ के जो ऑफिसर्स रहेंगे वहीं के लिए कार्य करेंगे, आसानी से सारी चीजें हैंडल हो जाएंगी। उन लोगों ने ये लॉजिक दिया कि हम ऐसा कर किए क्योंकि हमें प्रशासनिक तौर पर ठीक ठाक रहे, संभालने में आसानी हो। अब लेकिन उनकी मंशा क्या थी, मंशा तो उनके उसके पीछे का मोटिव क्या था, मोटिव ये था कि यदि हम इसको नहीं तोड़ते हैं, बंगाल को इसको नहीं तोड़ेंगे, तो क्या होगा, फिर जन असंतोष बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत व्यापक तौर पर हो जाएगा। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र मिलकर केवल एक क्षेत्र था। ये पूरा क्षेत्र मिलकर ये पूरा एक क्षेत्र था। अब इसको यदि हम कर देते हैं अलग अलग, तो यहां पे देखिए, पश्चिम बंगाल में अब बिहार में अधिकतर कहीं भोजपुरी, कहीं मगधी, कहीं अलग अलग चीजें बोली जाती हैं, कहीं मगही, इस तरह से बोली जाती हैं। उड़ीसा में उड़िया बोला जाता है और पश्चिम बंगाल में बंगाली। तो ये समझिए, इनकी जनसंख्या थी बंगाल में, जो बंगाली बोलने वाले जो थे वो थे 1.7 करोड़, और जो नॉन बंगाली थे उनकी संख्या थी 3.7 करोड़। जैसे बिहार की जनसंख्या मान लीजिए, उड़ीसा में भी लोग उड़िया बोलते थे, तो जो नॉन स्पीकिंग बंगाली थे, जो कि बंगाली नहीं बोलते थे, उनकी संख्या ज्यादा थी। अंग्रेजों को लगा यार, इनको अगर हम लोग बांट देते हैं तो इधर वालों को अलग, इधर वालों को अलग, ये कम हो जाएंगे, यहाँ उड़िया भी रहेंगे, भोजपुरी वाले भी रहेंगे, सब रहेंगे, आपस में ये एकजुट नहीं हो पाएंगे। और
इधर जो था पूर्वी बंगाल, ये मुस्लिम बाहुल्य था। ये क्या था? मुस्लिम बाहुल्य, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। आज भी देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या है, मुस्लिम्स ज्यादा हैं वहां पर। तो इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम बाहुल्य को अलग किया। और उस समय का गवर्नर जनरल करजन था, वो कहता था कि देखिए, हम ढाका के मुस्लिमों को, मतलब यहाँ इधर के मुस्लिमों को कहता था, हम आपको ऐसी सुविधाएं देंगे जो आपको मुगल काल के दौरान भी नहीं मिलती थी। कौन कह रहा है? करजन। इसका मतलब बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? करजन। कई बार पूछता है, ऑब्जेक्टिव में, वनडे एग्जाम्स में पूछ देता है कि कौन था उस समय, तो करजन था। तो वही बोला था कि हम आपको ऐसी सुविधाएं देंगे जो आपको मुगल शासन के दौरान भी नहीं मिलती थी, है ना। तो ये सब बातें थी। साथ ही एक सचिव था, रिस्ले। रिस्ले कहता था कि रिस्क न ले। रिस्ले कहता था रिस्क न ले। किस चीज का रिस्क? कि भाई ये पूरा संगठित बंगाल हमारे लिए घातक हो सकता है। इसका मतलब इनकी सोची समझी चाल थी इसको तोड़ने की। उन लोगों ने कहा क्या कि प्रशासनिक असुविधा होती है, यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है, पश्चिम बंगाल जो पूर्वी बंगाल के लोग हैं इनको दिक्कत होती है आने में। लेकिन उनका असली मोटिव क्या था कि ये जो उनके प्रति ये जो क्रांतिकारी आंदोलन और सामाजिक सुधार आंदोलन के तहत जो एक जन आक्रोश फैल रहा है, इसका रिजल्टेंट क्या हुआ? जन आक्रोश फैला। जो जन आक्रोश फैल रहा है उसको तोड़िए, उसको ब्रेक करिए। जैसे आज भी देखते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं कुछ दंगा वगैरह हो रहा है या कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो सरकार की पूरी कोशिश होती है कि उनमें से कुछ मुख्य मुख्य जो लोग नेता हैं उनको बुलाओ, उनको चाहे तो डरा कर धमका कर कुछ लालच देकर उनको तोड़ दो। आंदोलन टूट जाता है। हर एक गवर्नमेंट करती है। उस समय भी अंग्रेज यही कर रहे थे। उन लोगों ने इन आंदोलनों को तोड़ने की कोशिश की। और फिर फाइनली उन लोगों ने किया क्या? जैसे ही उन लोगों ने इस तरीके के प्लान जब किए, तो लोगों का गुस्सा जाहिर हो गया। और उन लोगों ने कहा कि 19 जुलाई 1905, 19th ऑफ जुलाई 1905 को एक औपचारिक तौर पर एक घोषणा किया। क्या घोषणा किया? कहा कि अब बंगाल का विभाजन होगा, लेकिन कब होगा? वो होगा 16 अक्टूबर 1905 को। इस दिन औपचारिक तौर पर घोषणा किया, 19 जुलाई 1905 को। तो यदि प्रश्न पूछा जाता है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो 19 जुलाई 1905 घोषणा की गई। और कब का डेट रखा गया, किस दिन बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो वह था 16 अक्टूबर 1905। ये दोनों तारीखें याद रखिएगा, भारतीय इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये कभी पूछते। यह हुआ। अब भाई लोगों का प्रतिरोध तो जायज था, लोग तो करते ही। एक कारण और भी था इनके विभाजन के पीछे। वो चाहते थे कि जो अभी का पश्चिम बंगाल है हमारे पास, वहां पर थोड़ा हिंदू बाहुल्य ज्यादा थे, हिंदू की संख्या ज्यादा थी, और यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य थे। तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में भी दरार फैले, है ना। तो मुस्लिम नेताओं को पकड़ा और उनको कहा कि भाई आप जाइए, वहां के आप रहेंगे, हम लोग आपको वहां पावर दे देंगे। तो मुस्लिम्स को कहा कि भाई हम आपको बहुत अच्छी सुविधा देंगे, ये लोग उतना नहीं दे पाएंगे। बाकी के, मतलब यहाँ पर आपको जितनी सुविधाएं नहीं मिलेंगे, हम लोग आपके यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने यहाँ पर फूट डालो और राज करो की नीति का पालन करना स्टार्ट कर दिया था, चालू कर दिया। अब यही चीजें हुई। इसके बाद से फाइनली जब ये इस दिन जब बंगाल का विभाजन हो गया, अब उसके बाद से जब जिस दिन घोषणा हुई उसके बाद से ही इसके खिलाफ लोग सड़कों पर उतर गए, लोग काली पट्टी बांध के और फिर इस तरह से घूमने लगे। और वहीं से फिर इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों में जन आक्रोश की भावना आई, स्वदेशी आंदोलन चालू हो गया। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है आपके ऑप्शनल में, जो इसका हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें पूछता है। लेकिन उसके अलावा भी स्वदेशी आंदोलन के जैसे मेंस डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं, वहां पूछा जाता है। तो फिर उसमें नाम आता है कि स्वदेशी आंदोलन में कौन कौन लोग थे। तो इसका परिणाम यह हुआ कि एक तरह से जन आक्रोश फैल गया, और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। मतलब स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत मतलब
कि जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, है ना, जो नेशनल मूवमेंट था, वो अगले दौर में प्रवेश कर गया। अगला दौर मतलब स्वदेशी आंदोलन। तो इसका परिणाम क्या रहा? स्वदेशी आंदोलन। अब देखिए, बात सही लग रहा है, स्वदेशी, खुद के देश के लिए, मतलब उन लोगों ने ब्रिटिश जो सामान, जो वस्तुएं थी, उनका बहिष्कार करना चालू कर दिया। अगर वो कोई उपाधि दे रहे हैं तो उपाधियां देना वापस लौटाना चालू कर दिया, हमको नहीं चाहिए तुम्हारी उपाधि, तुम रखे रहो, तुम तो हमें ही बांट दे रहे हो। उपाधियां इन लोगों ने लौटाना चालू कर दिया। कोई सम्मान देते थे वो लौटा देते थे। स्कूलों का, कॉलेजों का, फैक्ट्रियों का इन लोगों ने अलग अलग तौर पर बहिष्कार करना चालू कर दिया। अब यहीं पर थोड़ी बहुत खटास होनी चालू हुई, जो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इसमें और देख लीजिए। जब यह सब बातें हुई तो अलग अलग लोग इस स्वदेशी आंदोलन को अलग अलग जगह पर लीड कर रहे थे। जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक साहब, है ना, ऐसे ही चिदम्बरम पिल्लई साहब मद्रास में, ठीक ऐसे सैयद रजा साहब आपके दिल्ली में। इन लोगों ने इन स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया और यह स्वदेशी आंदोलन यही न रहकर एक तरह से देशव्यापी आंदोलन होने लगा। इसमें एक और चीजें निकल कर आई कि पहली बार ऐसा हुआ कि महिलाएं इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना चालू कर दी। तो यदि कभी आता है, कभी प्रश्न आ जाए कि ऐसा कौन सा आंदोलन था भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, है ना, नेशनल मूवमेंट के दौरान, कि जिसमें महिलाओं ने पार्टिसिपेट चालू किया, महिलाओं ने अपनी प्रतिभा, मतलब उसमें भागीदारी चालू कर दी, उसमें भागीदारी लेना, तो यह था स्वदेशी आंदोलन। याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन ऐसा था जिसमें पहली बार महिलाएं निकलकर सड़कों पर आई और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उनके बने हुए, उनसे, उनके फैक्ट्रियों से जो बने हुए जो निर्मित सामान थे, उनका बहिष्कार चालू कर दिया। कहे कि नहीं भाई, तुम रखो, हमारा खराबी है, हम उसको देखेंगे, हम उसी का यूज करेंगे, तुम्हारे यहाँ का सामान नहीं चाहिए। क्योंकि उनको लोगों ने, जैसे अनुशीलन समिति वगैरह बहुत सारी समितियां थी, ये लोग एग्रेसिव होकर उसका क्या करती थी, भारत के सामान का सपोर्ट और वहां के सामान का बहिष्कार। तो एक तरह से फिर से ये लोग चाहते थे कि जो स्कूल कॉलेजेस हैं हमारे देशव्यापी, हमारे हमारे तरीके से चले, उनके तरीके से ना चले। रचनात्मक कुछ कार्य होने लगे। जैसे रचनात्मक कार्य का मतलब एक तरह से जो बाल विवाह है उस पर रोक, दहेज प्रथा वगैरह थोड़ा सा इस तरह से नहीं, विधवा विवाह, मतलब इन सब चीजों को थोड़ा सा फिर से लोग सही तरीके से कि भाई तुम मत सिखाओ, हम लोग खुद ही कर लेंगे, हम लोग इन तरीके से चलेंगे। यही स्वदेशी आंदोलन को लेके आगे फिर हम लोग देखेंगे किस तरीके से मतभेद चालू हुआ कांग्रेस के अंदर, अंदरूनी ही कांग्रेस के अंदर ही मतभेद चालू हुआ और बाद में फिर उसी के कारण कांग्रेस का विभाजन भी हुआ, तो उसको हम लोग और देखते हैं। तो ये सब सारी चीजें थी आपके बंगाल विभाजन के अंतर्गत। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, प्री में भी हो सकता है पूछ दे, कि जैसे इसकी घोषणा कब की गई? 1905 औपचारिक घोषणा की गई थी। फाइनली किस दिन विभाजन हो गया? 16 अक्टूबर 1905। उस समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। उस समय का सचिव कौन था? रिस्ले, है ना। ये सब सारी चीजें पूछी जा सकती हैं और यदि मेंस में आ जाए तो उसके पीछे के कारण जो हमने बताए कि उन लोगों ने क्या दलील दिया और हमें वाकई उनकी, उसके पीछे की जो मंशा है वह क्या थी, ये आप चाहे तो आराम से 150 से 250 वर्ड के बीच में आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।